हाँ जी, सो एज पर योर डिमांड वेल हम लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन में जा रहे हैं और मैं कहूँगा सेंस भी बनती है क्योंकि जब हमने प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन बात की और लिस्टेड हमने बात की नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर लिस्ट भी हो जाते हैं प्राइवेट कंपनी में, तो भी उसको लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाता। तो अभी जो पढ़ने जा रहे हैं द डेफिनेशन ऑफ लिस्टेड कंपनी एज अमेंडेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April as amended on 1st April 2021। तो वेल और ये प्रोवाइजो नया आया था बट विद इफेक्ट फ्रॉम कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 में प्रोवाइजो आया था, लेकिन इफेक्टिव किस दिन हुआ? 1st April 2021 एंड दैट इज द डेट व्हेन द न्यू रूल केम। रूल 2A आया और ये रूल 2A जहां आया वो डेफिनेशंस के साथ, कंपनी लॉ में जितनी डेफिनेशंस हैं उनके साथ कनेक्टेड जो रूल है, रूल मतलब सेक्शन 2 के साथ जो रूल्स हैं उन रूल्स का नाम भी याद कर लो आप, कंपनीज स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल्स रूल्स, दैट इज देयर। और मैं इसको अपने वर्ड्स में बोलता हूं, स्पेसिफिकेशन का S, ऑफ का O, डेफिनेशन का D और डिटेल्स का DE ले लेता हूं यहां पर। तो मैं बोलता हूं सोडा नहीं है ये, सोडे। तो दैट इज स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल्स रूल्स 2014। मतलब सेक्शन 2 में जितनी भी डेफिनेशंस हैं उनके साथ जुड़े हुए जो रूल्स हैं उनके रूल्स का नाम क्या है? कंपनीज। और रूल्स का नाम हमेशा ऐसे ही होता है, ब्रैकेट के अंदर वो रूल्स का नाम रहेगा और शुरू में क्या होता है? कंपनीज, लास्ट में क्या होता है? रूल्स, और फिर कॉमा लगाकर जिस ईयर में आए। मोस्टली रूल्स जो आए वो 2014 में आए, उसके बाद भी 2016 में एनसीएलटी रूल्स वगैरह आए, वाइंडिंग अप रूल्स बाद में आए, लेकिन मोस्टली 2014 में आए। तो अगर आप इसको सोडे रूल्स बोलना चाहें तो मैं इसको सोडे रूल्स बोलता हूँ, यू कैन ऑल्सो कॉल इट सोडे रूल्स। तो हम सेक्शन 2 अब लिस्टेड कंपनी के लिए क्या पढ़ रहे हैं? सेक्शन 2 क्लॉज 52 और साथ में क्या पढ़ेंगे? रूल 2A जो नया आया, कब आया? 1st April 2021। और जब लिस्टेड कंपनी के बारे में बहुत कुछ पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ डेफिनेशन पढ़ना नहीं है। ओरिजिनल डेफिनेशन जो थी 1st April 2021 से पहले वो भी बताने वाला हूं आपको। वो तो ऊपर के 2 पैराग्राफ वही है, नीचे फिर एड ऑन में प्रोवाइजो आया। मतलब ओरिजिनल डेफिनेशन में कोई एक वर्ड भी चेंज नहीं हुआ है, नीचे प्रोवाइजो ऐड हो गया नया। तो ओरिजिनल डेफिनेशन भी देखेंगे कि पहले क्या थी 1st April 2014 टू 31st March 2021। फिर उसमें जो एडिशन आया एग्जम्पशन का, प्रोवाइजो जो प्रोवाइजो ऐड हुआ वो भी देखेंगे। और फिर उसके साथ जो रूल 2A आया वो रूल 2A भी पढ़ेंगे साथ में। and then I'll show you various category of listed companies, unlisted companies। rather आपसे पूछने वाला हूँ, आप yes no में बहुत सारे आंसर देने वाले हो, कौन सी कंपनी लिस्टेड कंपनी है, कौन सी कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा और आप बहुत सारे आंसर दोगे मुझे साथ में। और इफेक्ट क्या है इन एग्जम्पशंस का, बहुत सारे सेक्शंस के ऊपर कंपनी एक्ट में, एक डेफिनेशन जो चेंज हुई और कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर भी क्या असर आया वो भी बात करेंगे। और सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस के बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा, हालांकि वो आपके ग्रुप 2 में है, ग्रुप 1 में नहीं है, लेकिन एक हल्की सी झलक दिखाऊंगा आपको। सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस 2015 जो आप फुल ऑन पढ़ोगे इन द एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 इन द सिक्योरिटी लॉ पेपर, उसकी एक झलक दिखा दूंगा आपको। अब एक चीज यहां सिर्फ शुरू करते हुए बताना चाहता हूं, दैट इज कुछ सेक्शंस हैं ये ऐसे आपके सामने जहां कंपनी लॉ में ना लिस्टेड कंपनी वर्ड लिखा हुआ है। सेक्शन 203 वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी ऐड कर दूं यहां पर। ये वो, इसके अलावा पूरे कंपनी लॉ में आपको कहीं, अब ये मैं कहूंगा टोटल 19 सेक्शंस, टोटल दीज आर 19 सेक्शंस, जहां पर आप 18 दिख रहा है लेकिन 18 मत मारना क्योंकि वो मैंने 13A और 13B कर दिया है। ये 19 सेक्शंस हैं पूरे कंपनी लॉ में जहां पर आपको शब्द क्या देखने के लिए मिलेंगे? लिस्टेड कंपनी। तो 1st April 2021 से पहले भी यहाँ लिस्टेड कंपनी लिखा था, 1st April 2021 के बाद भी यहाँ लिस्टेड कंपनी लिखा है, लेकिन लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन चेंज हो गई। तो इन 19 सेक्शंस के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट आया है। और सेक्शन 203 में लिखा हुआ है कि एवरी लिस्टेड कंपनी शैल अपॉइंट अ कंपनी सेक्रेटरी। अब लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन ही अगर चेंज हो गई
और प्राइवेट कंपनी जिसके नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर लिस्टेड हैं उसको लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाता, तो मतलब फिर उस प्राइवेट कंपनी को जिसके नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर लिस्टेड है उसको कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। तो आई से लिस्टेड कंपनी का मतलब अब बदल गया है। और सेक्शन 204 कहता है लिस्टेड कंपनी में प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाना जरूरी है। तो लिस्टेड प्राइवेट कंपनी जिसके एंड मतलब लिस्टेड प्राइवेट कंपनी कहना गलत है, प्राइवेट कंपनी जिसके नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर लिस्टेड है, जिसको अब लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाता, अब उसको सेक्रेटेरियल ऑडिट भी नहीं करवाना फ्रॉम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। तो मैं कहूंगा प्रैक्टिसिंग सीएस का तो लॉस हो गया और उधर सीएस इन एम्प्लॉयमेंट को भी लॉस हो गया। डेफिनेशन चेंज हुई लेकिन कुछ हल्का सा फील हो रहा है कि लॉस हुआ, समझ में आ रहा है। तो डेफिनेशन में चेंज हुआ लेकिन इम्पैक्ट कहां कहां तक गया वो आप मतलब देखने वाली बात है कि कहां कहां तक गया और प्रैक्टिकली कंपनी सेक्रेटरीज को कितना हर्ट हुआ, कितना हर्ट हुआ। इसके अलावा कंपनी लॉ में कुछ सेक्शन, ये 10 सेक्शन ऐसे हैं जहां पर क्लियर कट लिखा है लिस्टेड पब्लिक कंपनी को ही अप्लाई होते हैं। तो ये तो 1 अप्रैल 2021 से पहले भी लिस्टेड पब्लिक कंपनी को अप्लाई होते थे और 1 अप्रैल 2021 के बाद भी लिस्टेड पब्लिक कंपनी को ही अप्लाई होते हैं। अब दोनों स्क्रीन के टाइटल में क्या फर्क समझ में आ रहा है आपको? 19 सेक्शन वो हैं जहां पर क्या लिखा है लिस्टेड कंपनीज को अप्लाई होते हैं और 10 सेक्शन वो हैं जहां लिखा है लिस्टेड पब्लिक कंपनीज को अप्लाई होते हैं। और अब तो मैं कहूंगा कि लिस्टेड कंपनी की न्यू डेफिनेशन समझेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। अब ये मैं आपको स्क्रीन एक बार और भी दिखाऊंगा बाद में, ताकि क्योंकि अभी तो आपको समझ में आएगा भी नहीं कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले हम डेफिनेशन समझ लें हम। तो फाइनली गेटिंग टू द डेफिनेशन, अब आपके सामने जो है ये वो ओरिजिनल डेफिनेशन है जो 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2021 तक थी और अब भी है। अब भी है, ऐसा नहीं कि अब नहीं है, अब भी है। इसके नीचे बस एक नया प्रोवाइजो यहाँ पर ऐड हुआ है नीचे, ऊपर ओरिजिनल डेफिनेशन तो पहले भी यही थी, आज भी यही है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। और क्या बोलते थे, लिस्टेड कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। क्या बोलते थे? एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। और सिक्योरिटीज के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कहां रेफर करना, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1965। अब ये सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में ये डेफिनेशन दी हुई है सिक्योरिटीज की, जिसमें शेयर्स आते हैं, स्क्रिप्ट, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डिबेंचर स्टॉक, डेरिवेटिव्स, यूनिट्स ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, सिक्योरिटीज इशूड बाय द सारफेसी एक्ट, अंडर द सारफेसी एक्ट। इन सिक्योरिटीज का नाम होता है मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज, ये भी आती हैं। ग्रुप 2 में पढ़ोगे सब कुछ आप। यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड नाम सुना हुआ है, म्यूचुअल फंड तो नाम सुना होगा सब लोगों ने। तो ऐसे ही नीचे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कोई सिक्योरिटीज इशू करती है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हैं। ये डेफिनेशन आप कहां पढ़ोगे फुल डिटेल में? इन द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 की सिक्योरिटी में कितने टाइप की सिक्योरिटीज आती हैं। और ये वो गिरवी रखने की बात नहीं हो रही है। एक सिक्योरिटी वो होता है ना जहां हम कहते हैं गिरवी रखने की बात हो रही है, आप प्लेज कर रहे हो, गिरवी रख रहे हो। यहाँ तो हम बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इन सिक्योरिटीज का मतलब क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में इतने टाइप के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एग्जिस्ट करते हैं। वेल अब स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा आराम से चलेंगे, स्लोली स्लोली। एंड दैट इज लिस्टेड कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। और 1 अप्रैल 2014 जब डेफिनेशन पहली बार आई थी तो हम बोलते ही थे कि भाई अ कंपनी का मतलब तो फिर इसमें दोनों कंपनीज आ गई। दोनों कंपनीज मतलब पब्लिक कंपनी भी आ गई और प्राइवेट कंपनी भी आ गई। 1 अप्रैल 2014 जब डेफिनेशन फर्स्ट टाइम आई थी, और ऐसा हम कब तक बोलते रहे? अप टू 31 मार्च 2021 तक ऐसे ही बोलते थे कि भाई वेल कंपनी में तो दोनों ही आते हैं, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी दोनों आते हैं। दैट इज हाउ वी यूज्ड टू टेक द इंटरप्रिटेशन। लेकिन फिर बाद में नीचे ये नया प्रोवाइजो ऐड हो गया। और नया प्रोवाइजो क्या ऐड हुआ? वेल कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 से अब इसके ऊपर फोकस करते हैं। दिस इज added by whom? Added by Companies Amendment Act 2020 with effect from 1 April 2021 with effect from WEF की full form with effect from, and provided that such class of companies which have listed or intend to list such class of securities। अब इसमें दो बातें आ रही हैं, एक class of companies और एक class of securities। Such class of companies which have listed or intend to list such class of securities as may be prescribed in the rules
इन कंसल्टेशन विद सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सेबी को कंसल्ट करेगा प्रिस्क्राइब करने से पहले, मतलब दो लोग आपस में मिलकर बातचीत करेंगे। कौन दो लोग? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और सेबी, कि किन को एग्जाम करना है। तो सच क्लास ऑफ कंपनीज विच हैव प्रिस्क्राइब्ड particular class of securities as prescribed in the rules in consultation with SEBI shall not be considered as listed company। क्या बोल रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और सेबी मिलकर आपस में सोच विचार करेंगे और डिसाइड करेंगे कि कौन सी क्लास ऑफ कंपनीज को लिस्टेड कंपनी ना माना जाए अगर उन्होंने प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ सिक्योरिटीज इशू किया है। इससे डिस्कशन से जो निकल कर आया बाहर, वो क्या निकल कर आया? रूल 2A। इसके बेसिस पे इन्होंने दोनों ने मिलकर क्या बनाया है? रूल 2A बनाया दोनों ने मिलकर, और वो हम अभी पढ़ेंगे कि कौन सी कंपनीज को लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा। तो शुरुआत करते हैं एक बार वापस पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी, और जब हम मैं अब आपको पीछे की तरफ लेकर जा रहा हूँ। आई एम टेकिंग यू अप टू, मतलब वो डिस्कशन तब भी रेलिवेंट था, वो डिस्कशन आज भी रेलिवेंट है, वेल अमेंडमेंट आने के बाद भी रेलिवेंट है, एक टोटल क्लैरिटी डेफिनेशन के बारे में। जब हम बोलते हैं लिस्टेड कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड, तो कौन कौन सी सिक्योरिटीज हो सकती है? पहली सिक्योरिटी कौन सी आती है दिमाग में? इक्विटी शेयर्स। दूसरी आती है कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, कन्वर्टेबल वारंट भी नाम की एक चीज होती है, और हम बोलते हैं कन्वर्टेबल वारंट। आप ग्रुप 2 में पढ़ोगे, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 में क्या पढ़ोगे कि कन्वर्टेबल वारंट जब कंपनी अलॉट करती है किसी को, तो इट इज मैंडेटरी टू गेट इट कन्वर्टेड विद इन मैक्सिमम 18 मंथ्स, 18 महीने के अंदर उसको कन्वर्ट करवाना होता है इनटू इक्विटी शेयर होल्डर, इनटू इक्विटी शेयर्स। नहीं तो वारंट होल्डर ने जो पैसा दिया होता है वारंट लेने के लिए, वो पैसा फोरफीट हो जाता है और वारंट भी कैंसिल कर दिया जाता है। तो मैंडेटरी कन्वर्जन होता है विद इन 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। और जब तक आप वारंट होल्डर इसको वारंट को कन्वर्ट नहीं कराएगा, तब तक उसको इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहेगा, इंटरेस्ट इनकम मिलती रहेगी। और जब कन्वर्ट करवाएगा तो शेयर्स में कन्वर्ट होगा, तो फिर फ्यूचर में उसको डिविडेंड इनकम मिलेगी। लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 में। तो मतलब अभी आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर और कन्वर्टेबल डिवेंचर के अलावा और भी चीजें होती हैं जो कन्वर्टेबल होती हैं। मतलब एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 में चीजें और अगले स्केल पे भी जाएंगी। नॉन कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट में वही नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। जो नॉन कन्वर्टेबल है इनके साथ क्या होता है? ये कन्वर्ट तो नहीं होते, ये क्या होता है? रिडीम हो जाते हैं, ये रिडीम हो जाते हैं। सो अच्छा, कन्वर्टेबल की बात भी यहाँ पर एक चीज बता दूं, यहाँ पर कन्वर्टेबल में ऑप्शनली कन्वर्टेबल अगर है तो उसमें तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर की मर्जी होती है या डिवेंचर होल्डर की, वो कन्वर्ट करवाए या ना करवाए। अगर ऑप्शनली कन्वर्टेबल है तो आइदर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स और रिडीम्ड। अगर वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहता है या डिवेंचर होल्डर कहता है मुझे कन्वर्ट करवाना ही नहीं है, मेरी मर्जी, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस में टी&सी मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस में शुरू से इश्यूर कंपनी ने बोला था ऑप्शनली कन्वर्टेबल है, कंपल्सरी कन्वर्टेबल नहीं है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर की मर्जी है, डिवेंचर होल्डर की मर्जी है, कन्वर्ट करवाना चाहे तो कन्वर्ट करवाए, नहीं करवाना चाहे तो ना करवाए। नहीं करवाएगा तो रिडीम हो जाएंगे। और रिडीम कितने टाइम के बाद हो जाएंगे? आफ्टर यू नो दैट प्रेफरेंस शेयर्स 20 इयर्स, डिवेंचर्स 10 इयर्स। लेकिन वारंट्स का मैंने आपको बताया कि या तो वो कन्वर्ट होते हैं या तो कैंसिल होते हैं, रिडीम नहीं होते, और पैसा फोरफीट हो जाता है। और कन्वर्टेबल कितने टाइम में होते हैं? विद इन 18 मंथ्स। हालांकि सेबी वो जब चाहे टाइम अपना चेंज करता रहे। अगर कंपल्सरी कन्वर्टेबल वारंट हुए, सॉरी डिवेंचर हुए या कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर हुए तो, और टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा है कंपल्सरी कन्वर्टेबल है तो कन्वर्ट करवाना ही पड़ेगा, फिर उस केस में रिडीम होंगे नहीं। मतलब ये तो शुरू से देखो कि टर्म्स एंड कंडीशंस में क्या लिखा है। अब ये सारी बातें एग्जाम में नहीं लिखने का है, ये सिर्फ अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है अभी हमारी धीरे धीरे की सिक्योरिटीज कितने टाइप की हो सकती हैं। दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। देन रिडीमेबल की बात आपको ऑलरेडी मालूम है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो तो कितने टाइम में रिडीम होते हैं? तो टाइम पीरियड कितना हो जाता है? 30 इयर्स। बट वंस अगेन आई विल से ये सारी बातें एग्जाम में नहीं लिखनी है। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर का सेक्शन नंबर है 55 और डिवेंचर्स का सेक्शन नंबर है 71। आप कहीं पिक लेना चाहेंगे तो आई विल अलाउ दैट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, दैट यू वांट टू टेक द पिक। लेकिन मैं कहूंगा पिक बाद में ले लेना, वेल एट द एंड ऑफ द क्लास आप दोबारा आप मेरे को कहोगे, मैं दोबारा स्क्रॉल कर दूंगा। अभी सिर्फ समझने वाला काम करते हैं, दिमाग में बिठाने वाला काम करते हैं। तो कैन आई गो ऑन लिटिल स्पीड, क्योंकि समझने के लिए बहुत कुछ है अपने पास। नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के बारे में बात करते हैं तो ऑब्वियसली वो तो कन्वर्ट होंगी नहीं, तो क्या होगा? रिडीम ही होंगी आफ्टर 20 इयर्स और 30 इयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स हैं तो 10 years or 30 years. Infrastructure company 30 years, other companies 10 years, 20 years as the case
मे बी, तो वो इन जनरल और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज की बात हो रही है यहाँ पर, क्लियर है ना। देन आई विल से अब पब्लिक कंपनी क्या सब कुछ इशू कर सकती है, ये सवाल है। पब्लिक कंपनी क्या ये सारे इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकती है, और मैं कनेक्टिविटी बनाकर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 6 इंस्ट्रूमेंट हैं आपके सामने। आंसर इज यस। क्या पब्लिक इशू से भी इशू कर सकती है और क्या प्राइवेट प्लेसमेंट से भी इशू कर सकती है? आंसर इज यस यस। तो पब्लिक कंपनी ये 6 के 6 इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट से भी इशू कर सकती है, और पब्लिक कंपनी ये 6 के 6 इंस्ट्रूमेंट पब्लिक इशू भी कर सकती है कि पब्लिक इशू आ गया और फिर वो ऑल ओवर इंडिया से एप्लीकेशन मनी आ रही है, फिर सबको प्रो राटा अलॉटमेंट दे रहे हैं, तो वो वाला काम भी कर सकते हैं। और अगर अपने जान पहचान के 10 15 20 25 लोगों को देना है और किसी और को पूछना नहीं है, तो प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं सेक्शन 42 में। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी की बात अभी नहीं कर रहा हूं, तो फोकसिंग ओनली ऑन पब्लिक कंपनी। और अब एक लाइन ध्यान से पड़ेगा, इन केस पब्लिक कंपनी मेक्स पब्लिक इशू, अगर पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू करती है तो इट इज कंपल्सरी टू गेट द इशूड सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अगर पब्लिक इशू किया तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाना मैंडेटरी है। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करे तो देन इट इज ऑप्शनल कि अगर आप लिस्ट करवाना चाहो तो लिस्ट करवाओ, नहीं लिस्ट करवाना चाहो तो लिस्ट मत करवाओ। इफ यू आर मेकिंग द प्राइवेट प्लेसमेंट तो फिर ये ऑप्शनल हो जाता है लिस्ट करवाना, क्लियर है ना। प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं। हाँ जी, प्राइवेट कंपनी कैन इशू बाय प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट कंपनीज के लिए कन्वर्टिबल वारंट वाला फंडा है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है उनके लिए। तो प्राइवेट कंपनी बाकी 5 इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकती है, बट ओनली बाय प्राइवेट प्लेसमेंट एंड नॉट बाय पब्लिक इशू। कहने से दैट इज एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन ऑन पब्लिक इशू, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन ऑन द पब्लिक इशू, वो तो आपको मालूम ही है। अब प्राइवेट कंपनी क्या इशू कर रही है, अब ध्यान से यहां देखते चले जाइएगा। वेल पब्लिक इशू तो नहीं कर रही है, इट इज इशूइंग ओनली द नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। और क्या इन नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को लिस्ट करवा सकती है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में? इक्विटी शेयर्स को लिस्ट करवा सकते हैं? नो। प्रेफरेंस शेयर्स को? नो। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को? नो। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स? यस। आज हमने वो सारी बातें की, हाँ, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन खत्म करने के बाद वो सारी बातें हमने की। देन आल से तो क्या वॉलंटरली लिस्ट करवा सकते हैं, और वो हमने बात भी की थी कि बैंक्स, लेंडिंग बैंक्स कंपेल करते हैं प्राइवेट कंपनी को कि आप लोन ले रहे हो तो बदले में डिवेंचर्स दो और उन डिवेंचर्स को मार्केट में लिस्ट करवाओ। दैट इज देयर। अब लिस्ट तो हो गई, तो क्या इसको लिस्टेड कंपनी माना जाएगा? 31 मार्च 2021 या उससे पहले लिस्टेड कंपनी माना जाता था, लिस्टेड प्राइवेट कंपनी माना जाता था। 1 अप्रैल 2021 के बाद अब लिस्टेड प्राइवेट कंपनी नहीं माना जाता। तो लिस्ट करवा लो, लेकिन अब आज की तारीख में लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाता। तो अब सिचुएशन आपको जो दी जा रही है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, दैट इज सिचुएशन फ्रॉम व्हेन टू व्हेन, 1 अप्रैल 2014 टू 31 मार्च 2021। क्या था? Public company was considered as listed if any of the securities issued either by public issue or by private placement were listed on recognized stock exchange। हमेशा लिस्टेड मानते ही थे पब्लिक कंपनी को, और प्राइवेट कंपनी को भी लिस्टेड मानते थे। कब? इफ एनसीडी बोले तो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स वर इशूड बाय प्राइवेट कंपनी बाय प्राइवेट प्लेसमेंट एंड दे वर वॉलंटरली लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड एसटीएक्स बोले तो स्टॉक एक्सचेंज। एग्जाम में एसटीएक्स कभी नहीं लिखना, ये मेरी एब्रीवेशन है, एग्जाम में आप स्टॉक एक्सचेंज ही लिखोगे। तो ये सिचुएशन थी 7 साल, 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2021 तक ये सिचुएशन थी। अब आया कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, और अब दिमाग चलाने का काम हम शुरू करने जा रहे हैं। और ये चीज मैंने आपको बताई थी कि न्यू रूल 2A आ गया साथ साथ, इसके साथ साथ अब ये आपके सामने न्यू रूल 2A है, और आपके पास पेज नंबर 25 पे है। अब यहां से इसको पढ़ना है कि कौन सी कंपनीज को लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा, और ये कहानी कब शुरू हो रही है, तारीख क्या है ऊपर ऊपर, 1 अप्रैल 2021। तो अभी तो मैं कहूंगा वो तारीख पुरानी हो गई हमारे लिए, लेकिन वो अब जो भी पढ़ रहे हैं वो वैलिड है 2022 एग्जाम्स के लिए, वेरी मच वैलिड। फॉर द पर्पज ऑफ द प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 52, ये जो नया प्रोवाइजो आया है, द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपनीज shall not be considered as listed companies, इनको listed companies नहीं माना जाएगा। अब कौन सी कंपनीज को लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा, और ए और बी और सी में पहले 2 वर्ड देखो, पॉइंट ए बी सी में क्या फर्क नजर आ रहा है। फर्स्ट 2 वर्ड्स पूरा पूरा पढ़ना ही नहीं है आपको। पॉइंट ए के पहले 2 वर्ड्स क्या है, पॉइंट बी के पहले 2 वर्ड्स क्या है,
और पॉइंट सी के पहले दो वर्ड्स क्या है? पॉइंट ए में पब्लिक कंपनीज, पॉइंट बी में प्राइवेट कंपनीज, पॉइंट सी में पब्लिक कंपनीज। मतलब ए और सी तो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है, बी तो छोड़ो आप, ए और सी तो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पब्लिक कंपनीज भी कुछ केस में मतलब अनलिस्टेड मानी जाएंगी, इवन इफ देयर सम सिक्योरिटीज आर लिस्टेड इन स्टॉक मार्केट। पब्लिक कंपनीज के लिए भी बात हो रही है। अभी तक तो आपके दिमाग में सिर्फ क्या चल रहा था, प्राइवेट कंपनीज के नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर लिस्टेड है तो उनको, उस प्राइवेट कंपनी को अनलिस्टेड माना जाएगा, और वो तो यही कहानी खत्म हो जाती है। हम पहले एक काम करते हैं, पॉइंट बी पहले पढ़ लेते हैं। पॉइंट बी में क्या लिखा है? प्राइवेट कंपनीज जिनके नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स मार्केट में लिस्टेड हैं और कैसे इशू किए थे? बाय प्राइवेट प्लेसमेंट अंडर सेक्शन 42, और वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो उस कंपनी को क्या माना जाएगा? अनलिस्टेड कंपनी। वो ऊपर जो नॉट वर्ड है, मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड यही है स्क्रीन के ऊपर, दैट नॉट जो सबसे ऊपर ऊपर लिखा हुआ है। तो दिस कंपनी इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी। इस प्राइवेट कंपनी को लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा, दैट इज देयर। अब और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, अब ए और सी में तो कुछ नया सीखने वाले हैं जो अभी तक पता भी नहीं था। अब पॉइंट ए में कुछ नया सीखने वाले हैं, पब्लिक कंपनी को लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा। वेल हम कह रहे हैं एक पब्लिक कंपनी जिसके इक्विटी शेयर्स तो लिस्टेड नहीं है स्टॉक मार्केट में। सबसे पहली चीज क्या बोल रहे हैं? एक ऐसी पब्लिक कंपनी है जिसके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड नहीं है स्टॉक मार्केट में, और उन्होंने इक्विटी शेयर्स का कभी पब्लिक इशू लॉन्च नहीं किया, कभी लिस्ट नहीं करवाया, इक्विटी शेयर्स को कभी लिस्ट नहीं करवाया, बट वेल लिस्टेड देयर व्हाट? उस पब्लिक कंपनी का क्या लिस्टेड है? नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स लिस्टेड है, जो कैसे इशू किए गए थे? प्राइवेट प्लेसमेंट अंडर सेक्शन 42, या फिर नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी उनके लिस्टेड हैं, और वो भी कैसे इशू किए गए थे? प्राइवेट प्लेसमेंट अंडर सेक्शन 42, या फिर बोथ। पॉइंट नंबर 3 में बोथ का मतलब क्या? एंड 1 and 2 अब मतलब वही, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर प्लस नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ये दोनों लिस्टेड हैं, लेकिन लिस्टेड क्या नहीं है? इक्विटी शेयर्स तो लिस्टेड है नहीं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस कि एक ऐसी पब्लिक कंपनी जिसके इक्विटी शेयर्स तो लिस्टेड है ही नहीं, चाहे वो इक्विटी शेयर्स पब्लिक इशू से इशू किए हो, चाहे वो प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू किए हो, मे बी पब्लिक इशू और मे बी मतलब उन्होंने कभी पब्लिक इशू किया ही नहीं होगा। पब्लिक इशू किया होता तो फिर तो मैंडेटरी होता ना। और अगर प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू किए भी हैं तो प्राइवेट प्लेसमेंट से शेयर्स इशू किए, लेकिन उनको इक्विटी शेयर्स को लिस्ट नहीं करवाया, लिस्ट नहीं करवाया। प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू जरूर किए, लेकिन उनको लिस्टिंग नहीं करवाई उनकी। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफिस पब्लिक इशू कभी किया नहीं। पब्लिक इशू किया होता तो मैंडेटरी होता लिस्ट कराना, फिर तो बच ही नहीं सकते थे इक्विटी शेयर लिस्ट करवाने से। मतलब उन्होंने पब्लिक इशू तो कभी किया ही नहीं होगा, इसका मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट किया होगा लेकिन उन इक्विटी शेयर्स को लिस्ट नहीं करवाया। बात समझ में आ रही है? गेटिंग दैट? और फिर ऊपर से बोल रहे हैं कि भाई एनसीडी इशू किए, एनसीपीआरएस इशू किए, वेल प्राइवेट प्लेसमेंट, उनको लिस्ट करवाया, लेकिन इस कंपनी को लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा, माना ही नहीं जाएगा। नाउ इट इज अनलिस्टेड कंपनी। अब मेरा एक सवाल है, क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आंसर आप दोगे। इक्विटी शेयर्स तो लिस्ट नहीं करवाए, लेकिन इन्होंने ना एनसीडी इशू किए। बहुत ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन और आंसर देना। एनसीडी इशू किए, एनसीपीआर इशू किए, और प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू नहीं किए, पब्लिक इशू किया इन्होंने, और पब्लिक इशू किया और फिर लिस्ट करवा लिया इन्होंने। पब्लिक इशू किया इन चीजों को और पब्लिक इशू करके लिस्ट करवाया, एंड नाउ इट इज लिस्टेड। क्या इस कंपनी को फिर लिस्टेड कंपनी माना जाएगा? हाँ जी, लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। क्या इस कंपनी को लिस्टेड कंपनी माना जाएगा? यस और नो, ये सवाल है आपके लिए। इक्विटी शेयर्स लिस्टेड नहीं है, मैं मानता हूं। इक्विटी शेयर्स हमने इशू किए थे, कैसे इशू किए थे? प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू किए थे, और हमने लिस्ट नहीं करवाया, प्राइवेट प्लेसमेंट अंडर सेक्शन 42, और हमने लिस्ट नहीं करवाया।
लेकिन हमने अब पब्लिक इशू ऑफ डिवेंचर्स किया है, पब्लिक इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, पब्लिक इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और हमने उसको तो लिस्ट करवाया भी है। तो अब इसको लिस्टेड पब्लिक कंपनी मानूं या नहीं मानूं? यस और नो। कितने लोग मानते हैं यस, कितने लोग मानते हैं नो? कितने लोग मानते हैं यस? ये पब्लिक इशू करके अगर वॉलंटरली या मैंडेटरी लिस्टिंग है फिर तो मानना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 लोग कह रहे हैं कि मानो लिस्टेड। कितने लोग कह रहे हैं नहीं सर मत मानो लिस्टेड? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 24 hands are saying कि सर अनलिस्टेड कंपनी माना जाएगा। अब लॉ मेकर का जोर किस चीज पे था? मैं आंसर नहीं दूंगा, आंसर तो आप ही दोगे। इंटरप्रिटेशंस, इंटरप्रिटेशंस एंड इंटरप्रिटेशंस। लॉ मेकर का जोर क्या था कि अगर आपने प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे इशू किए हैं और आप इनको लिस्ट करवा भी लेते हो, बट हैव, यहां ऊपर वर्ड क्या है, लिस्ट करवाते हो आप एनसीडी को, लिस्ट करवाते हो आप एनसीपीआरएस को, लेकिन वो कैसे इशू किए हैं आपने? प्राइवेट प्लेसमेंट से, तो आपकी कंपनी को लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा। अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट से एनसीडी एनसीआरपीएस इशू करके लिस्ट करवाते हो तो इसको लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा। मैं तो कह रहा हूं हमने प्राइवेट प्लेसमेंट किया ही नहीं, हमने तो पब्लिक इशू करके लिस्ट करवाया। हमने लिस्ट करवाया अपने एनसीडी को, हमने लिस्ट करवाया अपने एनसीआरपीएस को, लेकिन कैसे? पब्लिक इशू करके लिस्ट करवाया, और लिस्ट करवाया है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो क्या इसको लिस्टेड कंपनी माना जाएगा? यस और नो? एनी सेकंड थॉट्स? यस और नो? वन लास्ट टाइम, वन फाइनल टाइम, कितने लोग मानते हैं यस? अगर पब्लिक इशू करके लिस्ट करवाया तो लिस्टेड माना जाएगा। नाउ बिग नंबर ऑफ हैंड्स कमिंग अप। कितने लोग मारे हैं नहीं सर नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? नॉट इवन वन हैंड। सब लोग पलटी मार गए, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। या नहीं, वो एरो बनाने से फर्क पड़ जाता है कुछ। चलिए अब मैं कहूंगा नाउ द आंसर इज करेक्ट। Well, so if what if NCD or NCPRS are issued by public issue and listed on stock exchange, then it is, आंसर क्या देंगे? Then it is listed public company. Then it is listed public company. That's the answer. Then it is listed public company. ये दो लाइनें लिखनी है, लिख लो आप, क्वेश्चन आंसर लिख लो, अगर लिखना है तो लिख लो, मे बी ऑन द बॉटम ऑफ द पेज। क्वेश्चन और आंसर जहां पर भी लिखना चाहो, टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, वेर एवर यू आर कंफर्टेबल। तो एग्जम्पशन सिर्फ कौन से वाले केस में मिल रही है? अगर प्राइवेट प्लेसमेंट से, पब्लिक कंपनी ने अगर प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू करके वॉलंटरली लिस्ट करवाया तो एग्जम्पशन मिल रही है। अगर पब्लिक कंपनी ने पब्लिक इशू किया और मैंडेटरी लिस्टिंग करवाई है तो फिर लिस्टेड पब्लिक कंपनी माना ही जाएगा, इवन इफ इक्विटी शेयर्स आर नॉट लिस्टेड। क्लियर है? एक बार आप लिखना कंप्लीट कर लेंगे तो बता दीजिएगा, सो दैट आई विल चेंज द स्क्रीन। यस नो? लिखो फटाफट, खत्म करो। इस एक लाइन की भी फोटो खींचने में लगा हुआ लड़का पीछे, शिनचैन। लिख ले थोड़ा सा।
कैन आई चेंज द स्क्रीन? हाँ जी, नाउ वेल वी से सो फाइनली अगर प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू किया तो स्टेटस क्या है? अनलिस्टेड कंपनी इवन इफ सच NCRPS और NCD आर लिस्टेड। क्लियर है ना? अगर प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू करके लिस्ट करवाया तो अनलिस्टेड कंपनी, क्योंकि इक्विटी शेयर तो अनलिस्टेड है ही, दैट इज देयर। और प्राइवेट कंपनी का आपको ऑलरेडी मालूम है, प्राइवेट प्लेसमेंट से NCD इशू किया है तो और लिस्ट करवा भी लिया, स्टिल द प्राइवेट कंपनी इज अनलिस्टेड कंपनी। तो ये कहानी शुरू हो गई ऑन 1 अप्रैल 2021। और फाइनली आई से अच्छा एक चीज और भी है यहाँ पर, नॉन कन्वर्टेबल वाले हैं, अगर कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हों बाय प्राइवेट प्लेसमेंट और उनको लिस्ट करवाया हो तो क्या लिस्टेड माना जाएगा? इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है, लेकिन क्या है, अब मैं चेंज क्या कर रहा हूं, ये ऊपर क्या ले आया पिक्चर में मैं, कन्वर्टेबल। यहां क्या था कि प्राइवेट प्लेसमेंट से नॉन कन्वर्टेबल इशू हो रहे हैं तो फिर उसको अनलिस्टेड माना जा रहा है। अगर प्राइवेट प्लेसमेंट से कन्वर्टेबल वाले इशू हो रहे हैं और फिर उनको लिस्ट करवाया जा रहा है तो क्या लिस्टेड माना जाएगा पब्लिक कंपनी को? वापस हम पॉइंट ए में जा रहे हैं, सोचने वाली बात है। पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट प्लेसमेंट और इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है, इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट से क्या इशू कर रहे हैं? कन्वर्टेबल डिवेंचर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और उनको लिस्ट करवा रहे हैं वॉलंटियरली, तो क्या उस पब्लिक कंपनी को लिस्टेड माना जाएगा? यस और नो? आंसर इज यस। क्यों? कभी ना कभी तो वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे और तब तो इक्विटी शेयर्स लिस्ट हो ही जाएंगे, और हम तब की इंतजार भी नहीं करेंगे कन्वर्जन की। हम तो कह रहे हैं आज अभी अगर कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट लिस्ट करवाए तो आज अभी लिस्टेड मान लिया जाएगा। एग्जम्पशन तो सिर्फ उन्हीं कंपनीज को मिल रही है जो कंपनीज प्राइवेट प्लेसमेंट से NCD और NCPRS इशू कर रही हैं और लिस्ट करवा रही हैं, वो एग्जम्प्ट हैं। जो कन्वर्टेबल इशू करके लिस्ट करवा रही हैं वो एग्जम्प्ट नहीं है। आई होप गेटिंग दैट। देन आज से सबसे नीचे वाले पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट सी में। कौन सी वाली पब्लिक कंपनीज हैं जिनके इक्विटी शेयर्स इंडिया में लिस्टेड नहीं है ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, लेकिन जिनके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड हैं इंडिया के बाहर इन अ ज्यूरिसडिक्शन आउटसाइड इंडिया एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 23 सबसेक्शन 3। उनके इक्विटी शेयर्स इंडिया में लिस्टेड नहीं है लेकिन इंडिया के बाहर लिस्टेड हैं, तो उस पब्लिक कंपनी को इंडिया में लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा। अब ये सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 क्या भला है, मतलब एक नया पॉइंट आ गया ना, तो दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क आता है कि भाई ये क्या है। तो इसके साथ एक सैड स्माइली बना देते हैं कि ये मुसीबत क्या आ गई यहाँ पर। ये तो हमको पता नहीं है कि सेक्शन 23 क्या है। ये सेक्शन 23 भी, सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 नया आया कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 में, लेकिन इस सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 में अभी तक बताया नहीं कि कौन सी कंट्री की बात कर रहे हैं। अभी तक मतलब आप ये मान लो जनवरी 2022 तक नहीं बताया कि कौन सी कंट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो हो सकता है कुछ बताए आने वाले टाइम में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की हम कौन सी कंट्री की बात कर रहे हैं। कि इंडिया में लिस्टेड नहीं है ये तो समझ में आ गया कि इंडिया में लिस्टेड नहीं है, लेकिन इंडिया के बाहर कौन सी कंट्री में लिस्टेड है तो इंडिया में लिस्टेड नहीं माना जाएगा। पाकिस्तान में लिस्टेड है, चाइना में लिस्टेड है, कहाँ लिस्टेड है, तो इंडिया में लिस्टेड नहीं माना जाएगा। वैसे पाकिस्तान और चाइना का तो मतलब है नहीं, बट अमेरिका में जो स्टॉक एक्सचेंज है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, और एक नाम शायद आपने सुना हो अमेरिका में जो जितनी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनके शेयर्स लिस्ट होते हैं ऑन नैस्डैक। तो एप्पल, गूगल, वेल फेसबुक, इन सब के शेयर्स कहाँ लिस्टेड हैं? नैस्डैक। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी जो भी IT बेस्ड कंपनीज हैं वो सारी नैस्डैक पे लिस्टेड हैं। और अदर देन IT कंपनीज जो अमेरिका में लिस्ट होती हैं वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती हैं। लंदन में लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, लग्जमबर्ग में लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज है, बोलते दोनों को LSE है। तो अब मालूम नहीं कि यहाँ पर कौन सा स्टॉक एक्सचेंज बताएंगे आने वाले टाइम में। अभी फिलहाल इतना बोल सकता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कुछ नहीं बताया कि हम यहाँ पर
कौन सी कंट्री की बात कर रहे हैं। तो ज्यूरिसडिक्शन के साथ एक वर्ड लिख लेना नीचे यहां पर, ज्यूरिसडिक्शन आउटसाइड इंडिया, ये जरूर लिखना बॉटम लाइन में। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब वही द टेरिटरी आउटसाइड इंडिया, द ज्योग्राफिकल एरिया आउटसाइड इंडिया। कहीं तो लिस्टेड है लेकिन फिर भी उसको इंडिया में लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा। तो इसको लेकर अभी क्लैरिटी चाहिए। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब आपको येस और नो में देना बस। तो और पब्लिक कंपनी की बात हो रही है। नाउ द फोकस एरिया इज ओनली पब्लिक कंपनीज, फोकस एरिया इज ओनली पब्लिक कंपनीज, और येस और नो में आंसर देते चले जाइए। और हो सकता है इसमें एग्जाम में कोई 2 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन निकल कर आ जाए। एक पब्लिक कंपनी है और पब्लिक इशू किया इक्विटी शेयर्स का, और उसको लिस्ट भी करवाया, मैंडेटरी लिस्टिंग है तो उसको मैंडेटरी लिस्टिंग में लिस्ट भी करवाया। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ पब्लिक कंपनी, लिस्टेड और अनलिस्टेड, दैट्स द क्वेश्चन। तो आंसर इज लिस्टेड, तो मैं एल लिख रहा हूं यहां पर, आंसर इज लिस्टेड। क्वेश्चन नंबर 2, अगर एक पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट से इक्विटी शेयर इशू करती है और उसको ऑप्शनली लिस्ट करवा लेती है, देन प्राइवेट प्लेसमेंट से क्या इशू करती है, इक्विटी शेयर्स इशू करती है और उसको फिर लिस्ट भी करवाती है। तो मतलब फाइनली इक्विटी शेयर्स लिस्ट हो गए, तो लिस्टेड या अनलिस्टेड, आंसर इज ये कंपनी भी लिस्टेड है। और ये इनको आप अलग अलग नाम देना चाहो, ये कंपनी ए लिमिटेड है, ये कंपनी बी लिमिटेड है। फिर आगे बढ़ते हैं सी लिमिटेड। सी लिमिटेड एक कंपनी है जिसने वेल पब्लिक इशू किया कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स का, एंड विच आर मैंडेटरली लिस्टेड। पब्लिक इशू किया था भाई कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर का, तो स्टेटस क्या है, लिस्टेड। फिर एक डी लिमिटेड है जिसने प्राइवेट प्लेसमेंट से कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर इशू किए, ऑप्शनली लिस्टेड लेकिन लिस्ट करवा लिया, तो लिस्टेड या अनलिस्टेड, लिस्टेड। क्यों लिस्टेड, और कन्वर्टिबल वाले लिस्ट करवाए तो लिस्टेड, दैट इज देयर। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसके इक्विटी शेयर लिस्टेड हैं या नहीं है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं और लिस्ट करवाए हैं तो लिस्टेड। नेक्स्ट वन, ई लिमिटेड ले लो। नाउ दिस कंपनी इज ई लिमिटेड। पब्लिक इशू किया नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर का, और पब्लिक इशू किया और उसको लिस्ट भी करवाना मैंडेटरी था तो करवाया, तो लिस्टेड या अनलिस्टेड, नॉन कन्वर्टिबल है लेकिन पब्लिक इशू है। मुद्दे की बात क्या है, पब्लिक इशू है। फिर कह रहे हैं एफ लिमिटेड है जिसने प्राइवेट प्लेसमेंट से नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर इशू किए, ऑप्शनली लिस्ट करवाया लेकिन करवा लिया, तो स्टिल द स्टेटस इज अनलिस्टेड। लेकिन हम ये मानकर चल रहे हैं कि इस कंपनी के इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है, और वो इसलिए मैंने नीचे लिख ही दिया है, ओनली वर्ड इंपॉर्टेंट है, ओनली एनसीडी एंड एनसीपीआरएस आर लिस्टेड एंड इक्विटी शेयर्स आर नॉट लिस्टेड। वो ओनली वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो दिस इज अनलिस्टेड कंपनी। नेक्स्ट जी लिमिटेड कंपनी है, हाँ जी, पब्लिक इशू लॉन्च किया, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स आर मैंडेटरली लिस्टेड, हाँ जी, लिस्टेड या अनलिस्टेड, द स्टेटस इज लिस्टेड, दैट इज देयर। देन वी आर सेइंग प्राइवेट प्लेसमेंट से कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू किए, ऑप्शनल लिस्ट करवाया, लिस्टेड। एच लिमिटेड, आई लिमिटेड, पब्लिक इशू किया नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल, और फिर मैंडेटरी लिस्टिंग थी तो करवानी पड़ी, वंस अगेन लिस्टेड। क्यों, क्योंकि इट इज अ मैटर ऑफ पब्लिक इशू। फिर नेक्स्ट वन, हाँ जी, नेक्स्ट वन, जस्ट अ सेक, प्राइवेट प्लेसमेंट नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, ऑप्शनली लिस्टेड तो करवाया लिस्ट, विल से द लिस्टेड और अनलिस्टेड, अनलिस्टेड, हाँ अनलिस्टेड। और फिर से क्या मान रहे हैं, ओनली एनसीडी एंड एनसीपीआरएस आर लिस्टेड, इक्विटी शेयर्स आर नॉट लिस्टेड। लास्ट कैटेगरी, कहां इशू किए हैं, इक्विटी शेयर्स आउटसाइड इंडिया, इक्विटी शेयर्स आर इशूड outside India, and now the equity shares are unlisted over there, और इंडिया में अनलिस्टेड है, तो बट इट इज लिस्टेड इन दैट कंट्री, तो इन दैट केस स्टेटस इज अनलिस्टेड। हम क्या मानकर चल रहे हैं, प्रिज्यूम कर रहे हैं इट इज इंडिया में अनलिस्टेड है। तो बेसिकली 3 जगह पर आपका आंसर आ रहा है अनलिस्टेड, एंड दिस इज द फाइनल पिक्चर।
तो एक पब्लिक कंपनी जिसके एनसीडी एनसीपीआरएस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है लेकिन इक्विटी शेयर्स लिस्टेड नहीं है, क्या उसको भी मान लिया जाएगा दैट कंपनी इज अनलिस्टेड कंपनी? एंड द आंसर, अगर प्राइवेट प्लेसमेंट वाले हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू करके लिस्ट करवाए हैं तो अनलिस्टेड कंपनी मान लिया जाएगा। गॉट दैट? हाँ जी, ऐसी टेस्टिंग एक बार प्राइवेट कंपनी की कर ले, ऐसी ही टेस्टिंग एक बार प्राइवेट कंपनी की कर लेते हैं। तो ये तो पब्लिक कंपनी की बात होगी। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ प्राइवेट कंपनीज? सेम टेबल है। प्राइवेट कंपनीज में कुछ दिमाग चलाने की जरूरत है क्या? देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड। प्राइवेट कंपनीज पब्लिक इशू तो कर ही नहीं सकती, बात ही खत्म हो गई। और प्राइवेट कंपनीज प्राइवेट प्लेसमेंट से अगर इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं या प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेंगे तो वो तो लिस्ट करवाना अलाउड है ही नहीं, और कन्वर्टेबल डिवेंचर को भी लिस्ट करवाना अलाउड है ही नहीं। सिर्फ नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं जिनको लिस्ट करवा सकते हैं, और करवा भी लेंगे तो द कंपनी इज अनलिस्टेड कंपनी। तो प्राइवेट कंपनीज में तो आपको दिमाग चलाने की आवश्यकता है ही नहीं, ऑलरेडी पता ही है सब कुछ। द पिक्चर इज क्लियर। पब्लिक इशू अलाउड है नहीं, और प्राइवेट प्लेसमेंट से इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स कुछ भी इशू करेंगे लिस्ट करवा नहीं सकते। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर लिस्ट करवा सकते हैं लेकिन फिर भी लिस्टेड कंपनी माना नहीं जाएगा। रूल 2A आ गया 1 अप्रैल 2021 के बाद। दैट पिक्चर इज देयर। हाँ जी, चलो अब एक फाइनल पिक्चर एग्जाम के पर्पज के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फाइनल पिक्चर फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम, और वो क्या समझ में आ रहा है अब आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। 1 अप्रैल 2021 और उसके बाद पब्लिक कंपनी विल बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड। पब्लिक कंपनी को लिस्टेड कब माना जाएगा? कौन सी पब्लिक कंपनी को लिस्टेड माना जाएगा? इफ इट्स व्हाट, क्या क्या चीजें हैं जो लिस्ट हो सकती हैं? इफ इट्स इक्विटी शेयर्स और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स और कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर लिस्टेड, चाहे वो पब्लिक इशू से इशू हुए हों, चाहे वो प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू हुए हों, कैसे भी इशू हो, लेकिन क्या इक्विटी शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स किसी भी तरीके से इशू हुए हों तो इसको माना जाएगा इट इज लिस्टेड कंपनी। और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर या एनसीआरपीएस कैसे इशू हुए हैं? ओनली बाय पब्लिक इशू, और लिस्ट हुए हैं तो इसको माना जाएगा इट इज अ लिस्टेड कंपनी, इट इज अ लिस्टेड कंपनी। और फाइनली वो कहां लिस्ट हुए हैं? ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। बस मुद्दे की बात क्या है? इक्विटी शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ये मतलब पब्लिक इशू वाले भी चलेंगे और प्राइवेट प्लेसमेंट वाले भी चलेंगे। और एनसीडी और एनसीएपीआरपीएस जो है वो सिर्फ पब्लिक इशू वाले चलेंगे यहाँ पर, तो लिस्टेड कंपनी माना जाएगा। और प्राइवेट कंपनी तो कभी भी लिस्टेड कंपनी मानी ही नहीं जाएगी, इवन इफ द एनसीडीज आर इशूड बाय प्राइवेट कंपनी बाय प्राइवेट प्लेसमेंट एंड आर वॉलंटरली लिस्टेड। तो इस कंपनी को तो कभी भी लिस्टेड कंपनी माना ही नहीं जाएगा। और एक चीज और इसमें ऐड कर लेंगे, वो नॉट की बजाय मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, यहाँ पर नेवर। द वर्ड इज private company will never be considered as listed company after 1st April 2021। तो यहां पर एक बार मैं और कंफर्म कर देता हूं, यहां पर हो सकता है ये 3 इंस्ट्रूमेंट पब्लिक इशू से इशू हुए हों, और हो सकता है ये 3 इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू हुए हों। दोनों ही केसेस में फर्स्ट 3 इंस्ट्रूमेंट है तो इट विल बी ट्रीटेड एज लिस्टेड कंपनी। फोर्थ केस में ओनली पब्लिक इशू वाला केस। दिस इज कंप्लीट पिक्चर, दिस इज कंप्लीट पिक्चर। एंड इसमें और एड ऑन क्या कर दिया हमने, यहाँ पर पब्लिक कंपनी है उसको लिस्टेड कंपनी कब नहीं माना जाएगा? इफ व्हाट, only NCD or NCRPS are issued by private placement are listed and nothing else is listed। तो वो only word important है यहाँ पर। and then we say its equity shares, या फिर second category कौन सी है? its equity shares are listed where? outside India as specified in section 23 subsection 3
but its equity shares are not listed in India. This is final picture. और मैं कह सकता हूँ कि definition part is over. The definition part is complete. फिर तो बाकी तो analysis part है. तो ये दो डायग्राम्स हैं आपके सामने. एक ये नॉट को काट के यहां पर भी नेवर कर देता हूं और यहां पर एक बार और लिख देता हूं, मे बी पब्लिक इशू और मे बी प्राइवेट प्लेसमेंट. अब ये पिक्चर हर तरीके से कंप्लीट है. आपको ध्यान सिर्फ किस चीज का रखना पड़ेगा? दिस इज कंप्लीट पिक्चर. आपको ध्यान सिर्फ किस चीज का रखना पड़ेगा कि कहां कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है, कहां नॉन कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है, और कहां पब्लिक इशू है और कहां प्राइवेट प्लेसमेंट. दिस इज कंप्लीट पिक्चर इन एवरी सेंस. क्वेश्चन जो पहले था, ये वाला, अच्छा एक चीज आपको स्क्रीन पे आप जो और नजर आ रही है, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो बताती है कौन से देश में ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो रही है और कौन से देश में कन्वर्ट नहीं हो रही है. मुझे लगता है ऐसा कोई देश चुना जाएगा जहां पर ये प्रोटेक्शन हो कि ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट नहीं हो पा रही हो. शायद आपने दो वर्ड सुने हो कभी, मनी लॉन्ड्रिंग. मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना. बेसिकली ब्लैक मनी, अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं, जो लीगल डेफिनेशन है, क्रिमिनल एक्टिविटी से जो आपने पैसा कमाया है, मर्डर, सुपारी, डकैती और नारकोटिक्स वगैरह से, उस पैसे को ब्लैक मनी से व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड एज मनी लॉन्ड्रिंग. जो देश कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट ना हो पाए, उन देशों को अच्छी कंट्रीज माना जाता है, अच्छी इकोनॉमीज माना जाता है, और यूएनओ की जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है वो उन कंट्रीज को अच्छा मानती है. पाकिस्तान को अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि पाकिस्तान इस पे एफर्ट नहीं करता, तो पाकिस्तान इज इन द ग्रे लिस्ट ऑफ FATF. FATF की फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कुछ अप्रोक्सीमेटली 35 कंट्रीज ने मिलकर बना रखी है, और वो 35 कंट्रीज के फाइनेंशियल एक्सपर्ट वहां बैठते हैं उस FATF के अंदर, जो ये तरीके ढूंढे हैं, क्या तरीके हों जिससे कि हम ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट होने से रोकें. कभी आपके साथ हुआ किसी बैंक ने आपको या आपके पापा को किसी को बुलाया हो कि KYC करवा लो आकर, नो योर क्लाइंट? वो यही है ना कि ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट ना, और हमें पता चले कि वो बंदा खुद चलकर आ रहा है, KYC फॉर्म के ऊपर अपनी फोटो लगा रहा है, साथ में अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर ID कार्ड वगैरह भी दे रहा है, और अपना लेटेस्ट रेजिडेंशियल एड्रेस भी बता रहा है, साथ में अपना इनकम टैक्स पैन नंबर भी बता रहा है. तो मतलब इसका मतलब वो बंदा सही बंदा है, और दाऊद इब्राहिम नहीं है और जो भी है अंडरवर्ल्ड के लोग नहीं है. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन द KYC. और मैं तो कहूंगा जहां HDFC बैंक में मेरा बैंक अकाउंट है, तो वो तो मुझे हर 2 साल बाद बुलाते हैं. मैं कहता हूँ यार क्यों हर दूसरे साल बुला लेते हो? नहीं सर एक बार देखना था, आप वही हो ना. मैं कहता हूँ हद हो गई यार, हर 2 साल में बुला लेता है HDFC बैंक जो है. और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मुझे आज 10 साल के बाद बुलाया है, फर्स्ट टाइम. इट हैज बीन 10 ईयर्स मेरा बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में. अब कल गया था मैं, KYC फॉर्म लेकर आया हूँ वहां से, अब वो बैठकर फिलअप किया, अभी आज जाकर सबमिट करना है. कल गया तो वहां कम से कम 200 लोग थे. ये 2 बिल्डिंग छोड़कर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कम से कम 200 लोग थे अंदर. इतनी भीड़ थी, किसी ने मास्क नहीं पहना, और सब धक्का मुक्की, हट यार हट, मेरे को फॉर्म चाहिए एंड सो ऑन. तो मैं तो डर के फिर उल्टा भागा है. मैंने कहा यार कम से कम थोड़ा थोड़ा दूर होकर बैठो ना, ना चिपक चिपक के बैठे हैं, एक दूसरे की गोदी में बैठे हैं. मैंने कहा यार ये तो हद ही हो गई. तो और सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो स्टाफ बैठा हुआ है, उनकी शक्लों पे 12 बजे हुआ है कि ये इतनी भीड़ आ गई अंदर, सांस लेने की जगह नहीं है, और अभी ओमिक्रॉन की न्यूज है और ऑल दैट इज गोइंग ऑन. लेकिन FATF की बात कर रहे थे हम लोग. तो बेसिकली फंडा क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि वो देश चुने जाएंगे यहाँ पर सेक्शन 23 में
और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और सेबी मिलकर उन देशों को चुनेंगे जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की कोशिशें होती हैं। जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की कोशिशें होती हैं। और जो हमारे यहाँ 8 नवंबर 2016 की रात हुआ था, वो क्या हुआ था याद है किसी को? नोटबंदी। हाँ, कैसे भूल सकते हैं सर, जिंदगी में एक ही बार देखी बस। तो वो जो हुआ था 8 नवंबर 2016 की रात, उसके बाद कोई गया था बैंकों में लाइनों में लगने के लिए? आप में से एनी वन हैंड, या मम्मी या पापा कोई गया हो अपने पैसे निकालने के लिए एटीएम की लाइन में लगे हुए हैं? था ऐसा कभी कुछ? और फिर आ रहा है एटीएम मशीन में पैसे नहीं हैं, खत्म हो गए हैं। पेटीएम यूज करना शुरू हो गए थे सर तब तक हम, तो वहां से आदतें बदलनी शुरू हो गई थी और लोग पेटीएम और फोन पे और वॉलेट पे आ गए थे उसके बाद वहां से। बट आल से खैर, तो कुल मिलाकर खैर कहानी है कि वो जो कदम उठाया गया था 8 नवंबर 2016 की रात, वेल हिंदुस्तान में वो एक तरीका था मनी लॉन्ड्रिंग को कहीं ना कहीं रोकने का। लेकिन बाद में जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई कि 99.7% ऑफ द करेंसी नोट्स आर ऑलरेडी चेंज, तो फिर शॉकिंग ये था कि 0.3% के लिए क्या हम पूरे देश को घुमा रहे थे कि हमारे देश में सिर्फ 0.3% है जो कन्वर्ट होने के लिए नहीं आया, और 99.7% अपने देश में सारा वाइट मनी था और कन्वर्ट ही हो गया। तो फिर इतनी मेहनत पूरे देश ने क्यों किया और इतना सब ताम झाम क्यों किया? खैर एनी हाउस, ये तो हो गया आपके सामने पब्लिक कंपनीज और ये प्राइवेट कंपनीज। ये फाइनल पिक्चर प्राइवेट कंपनीज को लेकर है। दिस इज प्राइवेट कंपनीज। और प्राइवेट कंपनीज में हर जगह पब्लिक इशू के ऊपर तो क्या लगा दिया हमने? पब्लिक इशू पे क्रॉस लगा दिया कि पब्लिक इशू तो अलाउड है ही नहीं। और प्राइवेट प्लेसमेंट से आप कुछ भी इशू करो, वेल या तो आप लिस्ट करवा ही नहीं सकते, या एनसीडी है तो लिस्ट करवा लो लेकिन स्टिल द कंपनी इज अनलिस्टेड। दैट्स इट, दैट्स इट। कहानी यहां कंप्लीट हो जाती है डेफिनेशन वाइज। कैन आई मूव ऑन लिटिल बिट? यस। तो नाउ दिस इज कंप्लीट पिक्चर। जो मैं कहता था, आप एग्जाम के लिए ये एक डायग्राम अगर याद कर लो तो इसमें सब कुछ है, इस डायग्राम के अंदर सब कुछ है, सब कुछ एक जगह पर सम अप हो जाता है। दिस इज कंप्लीट पिक्चर। कैन आई चेंज द स्क्रीन? डन, डन। अब वो जो मैंने आपको पहले बताया था, अब डिटेल तो शायद इस वक्त आपको समझ में आएगी नहीं। इस स्लाइड की डिटेल आपको मालूम है कब समझ में आएगी? जब आप कंपनी लॉ पूरा कंप्लीट कर लोगे और वो सब जनरल मीटिंग और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अमलगमेशन, वो सारे चैप्टर कर लोगे, तब लगेगा कि हाँ अब समझ में आ रहा है ये लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या है और इम्पैक्ट कहाँ कहाँ क्या क्या असर आया, क्या क्या असर आया, किस किस सेक्शन के ऊपर क्या क्या असर आया। मैंने हालांकि लिखा हुआ है सब कुछ, लिस्टेड कंपनी के कौन कौन से सेक्शन है जहां लिस्टेड कंपनी लिखा है और वहां पर क्या क्या असर आया, लेकिन इसको मैं समझाऊंगा आज तो मुझे लगता है कि वो क्या बोलते हैं, वो भैंस के आगे। ये भैंस के आगे क्यों बजाते पता नहीं, सांप के आगे बजानी चाहिए ना, कोबरा के आगे बजानी चाहिए। तो कोई फायदा नहीं है भैंस के आगे बीन बजाने का। बीन कितनी भी कलरफुल हो, मतलब समझ में तो आएगी नहीं। तो ये वो लिस्टेड कंपनी को लेकर हमारे लिए जो बहुत बुरा हुआ वो मैंने आपको बताया। सेक्शन 203 और 204 दो जगह, सी 203 फॉर सीएस इन एम्प्लॉयमेंट एंड 204 फॉर सीएस इन प्रैक्टिस, दो जगह हम लोगों के साथ बुरा हुआ कि पहले कहते थे लिस्टेड कंपनी के लिए मैंडेटरी है सीएस अपॉइंट करना, तो लिस्टेड प्राइवेट कंपनीज के लिए भी मैंडेटरी था। लेकिन अब तो लिस्टेड प्राइवेट कंपनी तो छोड़ो, कोई पब्लिक कंपनी है जिसके इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है लेकिन वो प्राइवेट प्लेसमेंट वाले एनसीडी एनसीआरपीएस लिस्टेड है, उसके लिए भी कंपनी सेक्रेटरी जरूरी नहीं है। पहले तो सभी के लिए था। अब ये जितने भी एग्जाम्प्ट हो गए जिनको हम बोल रहे हैं कि ये लिस्टेड कंपनीज नहीं है, यहाँ नॉट वर्ड आ गया, मतलब ये दो कैटेगरीज, यहां से तो हमारी जॉब भी गई और यहां से हमारी प्रैक्टिस भी गई। प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज का जो सेक्रेटरियल ऑडिट वाला काम था वो भी गया, और बाकी जो इम्पैक्ट है वो तो है ही है, नो डाउट्स अबाउट दैट।
और ये लिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैं, इनको कोई असर नहीं पड़ा। यहां पर असर पड़ा, क्यों असर पड़ा इनको भी थोड़ा सा, लिस्टेड पब्लिक कंपनीज को। कौन सी वाली पब्लिक कंपनीज को पहले लिस्टेड मानते थे अब नहीं मानते? वही जिनके प्राइवेट प्लेसमेंट वाले एनसीडी और एनसीपीआरएस लिस्टेड हैं, उनको पहले लिस्टेड पब्लिक कंपनी मानते थे, अब तो उनको लिस्टेड पब्लिक कंपनी मानते नहीं। वो इन सेक्शंस में से फ्री हो गए, वो इन सेक्शंस में से फ्री होके निकल गए। इंपैक्ट समझ में आ रहा है ना? असर तो हर जगह पड़ा, बहुत जगह पड़ा। तो कहने के लिए एक डेफिनेशन चेंज हुई, लेकिन हर जगह इंटरप्रिटेशंस चेंज होती चली गई। मैं ये इंटरप्रिटेशंस आपके साथ करूंगा जब प्रोस्पेक्टस का चैप्टर पढ़ेंगे, जब शेयर कैपिटल का चैप्टर पढ़ेंगे, जब ये शब्द आएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चैप्टर पढ़ेंगे, जब ये वर्ड्स आएंगे तो वो फिर मैं साथ साथ डिस्कस करूंगा कि देखो यहाँ पहला ऐसे होता था 1 अप्रैल 2021 से पहले, और 1 अप्रैल 2021 के बाद ये चेंज हो गया मामला। तो विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दैट स्टफ, वो सब कुछ निकल कर आएगा धीरे धीरे, विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दैट। और एक झलक आपको दिखा दूं यहां पर, एक चीज जो बड़ी अजीब सी है आज भी, एक चीज जो बहुत अजीब सी आज भी, वो ये है कि लिस्टेड जिस प्राइवेट कंपनी को हम कह रहे हैं ना लिस्टेड कंपनी नहीं है, उस प्राइवेट कंपनी को, क्योंकि उसके एनसीडी लिस्टेड है, प्राइवेट प्लेसमेंट से जो इशू है, सेबी की कुछ रेगुलेशंस है जो कंप्लाई करनी पड़ेंगी, जो आप ग्रुप 2 में पढ़ोगे। मतलब सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस में आज भी कुछ ऐसा है जो उस कंपनी को कंप्लाई करना पड़ेगा, इवन इफ इट इज अनलिस्टेड कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ कंपनीज एक्ट। सेबी कहता है नहीं, हमारे पर्पस के लिए आप अभी भी लिस्टेड हो। ये बड़ी अजीब सी बात है। कंपनी लॉ के पर्पस के लिए आपकी कंपनी क्या है? इट इज अनलिस्टेड कंपनी। इधर भी हम बोल रहे हैं इट इज अनलिस्टेड कंपनी, लेकिन इधर भी और इधर भी ये ग्रीन एरो दोनों तरफ से आ रहा है। तो आई से दिस वन एंड दिस वन, दोनों तरफ से वो एरो आ रहा है, और कह रहे हैं आपकी कंपनी भले ही अनलिस्टेड कंपनी होगी कंपनी लॉ के पर्पस के लिए, लेकिन सेबी रेगुलेशंस में अभी भी कुछ ऐसा है जो आपको कंप्लाई करना है, क्योंकि सेबी अभी भी आपको कुछ पर्पसेस के लिए लिस्टेड कंपनी मानता है। तो मतलब पूरी तरीके से जान छोटी नहीं है अभी भी, तो लीगल कंप्लायंस कुछ तो है, बर्डन अभी भी यहां पर है। तो ये कनेक्टिविटी कहां जा रही है? दिस इज इन एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2, ये कनेक्टिविटी वहां जा रही है। आई होप गेटिंग दैट। तो यही कुछ एक बातें थी जो मुझे लगा समझ में आ जाए, और एक नेक्स्ट लेवल भी है, लेकिन वो नहीं आएगा समझ, मतलब मैं अभी वो डिटेल में जाऊंगा तो आपके पल्ले भी नहीं पड़ेगा कि डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी क्या होती है और स्पेसिफाइड सिक्योरिटी क्या होती है। ये सब कुछ कहाँ है? एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 में है। तो मतलब आपको सिर्फ ये बता रहा हूं, जहां आपने छोड़ा है कहानी यहां खत्म होती नहीं है, इसके आगे लेवल्स बढ़ते जाते हैं और नॉलेज का लेवल और इंप्रूव और इंक्रीज होता जाता है। अब तो इसमें से मुझे लगता है सीधा सीधा ही क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ, डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बता देंगे। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, उसके एनसीडी लिस्टेड है, बताओ वो लिस्टेड है या नहीं है। या एक पब्लिक कंपनी है, उसने कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू किए, लिस्ट करवाए, बताओ वो लिस्टेड कंपनी है या नहीं है। एनसीडी है तो, और अगर कन्वर्टेबल है तो। आंसर अब आपको सारी सिचुएशंस में पता है, यू नो द सिचुएशंस। तो यहां आकर बोल सकता हूं यस वी आर फिनिश्ड विद द डेफिनेशन ऑफ द लिस्टेड कंपनी ओवर हियर। अच्छा, पर चांस किसी को लग रहा है कि नहीं सर वो सारे पॉइंट बता देते, इंपैक्ट कहां किस सेक्शन पे कितना आया। एनी वन हैंड इन द होल क्लास? पर चांस वन हैंड इज कमिंग अप। तो YouTube के ऊपर मैंने एक लिस्टेड कंपनी का वीडियो दिया जिसमें सारा इंपैक्ट बताया है। तो प्लीज वॉच माय लिस्टेड कंपनी डेफिनेशन एनालिसिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो वो पूरा इंपैक्ट देखना आराम से बैठकर, उसके अंदर फुल सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं उसके अंदर, तसल्ली से आराम से बैठकर। हाँ, दैट इज हियर। और एक चीज जो अगला टॉपिक हम करेंगे आफ्टर दिस टॉपिक एज यू डिमांडेड, दैट इज ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, अब तो आज नहीं करेंगे। दैट इज व्हाट इज अ कंपनी, व्हाट इज फॉरेन कंपनी, व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट, और तीनों में डिफरेंस क्या है। अब तो अंगड़ाइयां आनी शुरू हो गई हैं, पता नहीं जिम करके आए हैं, इतना ज्यादा थक गए अब तो। अच्छा एक चीज बताओ, ये दिमाग में भी कुछ जिम करना पड़ता है? मतलब दिमागी जिम भी होता है कि मसल्स चलाने पड़ते हैं? मतलब एक तो जिम होता है जहां पर डोले शोले बनाने होते हैं, एक जिम होता है जहां पर दिमाग के
मसल्स पे काम होता है, तो कुछ नहीं, मेडिटेशन में तो रिलैक्स करना होता है। मेडिटेशन में तो यू डोंट, मेडिटेशन इज बेसिकली दैट यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, थॉटलेसनेस अचीव करनी होती है। अभी तो आपको बहुत सारे थॉट्स और जनरेट करने हैं। तो कभी लगा अभी पिछले दिनों में कि ये दिमाग की दही हो जाती है? कितने लोगों को फील हो रहा है कि ये क्या है यार, ये दिमाग की दही हो जाती है? मैं रिकॉर्डिंग ऑन करके पूछ रहा हूं। मेजॉरिटी को लग रहा है कि दिमाग की दही हो जाती है यार, ये इतना एनालिसिस, बाल की खाल। अच्छा, मेरे पास दूसरा तरीका है पढ़ाने का, इंग्लिश को पढ़ो, हिंदी अनुवाद करो, आगे चलो, एनालिसिस नहीं चाहिए। या यही तरीका सही है जो कर रहे हैं? कितने लोग इसी तरीके से चलना चाहते हैं जो कर रहे हैं, बाल की खाल, फिर खाल की खाल, खाल की खाल? ज्यादा डीप में मत जाया करो सर, सांस बंद होने लगती है। अभी स्कूबा डाइविंग का इतना एक्सपीरियंस है नहीं। देखो मैं तो बोलता हूं जो हम कर रहे हैं वो क्या है, दैट इज एज गुड एज शिनचैन। शिनचैन कह रहे हैं ज्यादा डीप में मत जाया करो, तो मैं तो बोलता हूं जो हम कर रहे हैं वो स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं हम बेसिकली। अब ये है कि आप कितने डेप्थ में जा सकते हो, 100 मीटर या 200 मीटर या 300 मीटर, कितना नीचे जा सकते हो। इट इज एज गुड एज स्कूबा डाइविंग, नथिंग एल्स। लेकिन स्कूबा डाइविंग इन द लीगल प्रोविजंस, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। जय माता दी।